नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना और कार्टर रोड के साथ साथ देवयानी चौबल का भी है। बांद्रा पश्चिमी मुंबई का एक मशहूर उपनगर है। आज यहां बांद्रा बैंड स्टैंड और उसके करीब की कार्टर रोड एक लैंडमार्क लोकेशन के रूप में जानी जाती है। समंदर के सामने बसे इस पॉश इलाके में आज कई बड़े फिल्म स्टार और बिजनेसमैन रहते हैं। गौर से देखें तो इन आलीशान बिल्डिंग्स और ऊंची इमारतों के बीच आज भी आपको सालों से यहां खड़ी कुछ जर्जर इमारतें और पुराने बंगले नजर आ जाएंगे। ये इमारतें और बंगले अपने अंदर एक पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। इतिहास हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, इतिहास बंबई का, इतिहास बंबई के मुंबई बनने का। आज कहानी राजेश खन्ना के उसी बंगले, देवयानी चौबल, काका और उनकी फिल्मी दुनिया की। 50 के दशक में कार्टर रोड पर कई बंगले हुआ करते थे। इनमें से ज्यादातर ईस्ट इंडियन और पारसी समुदाय के लोगों के थे। 60 के दशक में इसी कार्टर रोड पर समंदर के सामने वाला एक बंगला आशियाना उस दौर में हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठ संगीतकार नौशाद का हुआ करता था। आशियाना के करीब ही एक और दुमंजिला बंगला था जो बेहद जर्जर और बुरी हालत में था। फिल्म पत्रकार अली पीटर जॉन कहते हैं कि आसपास के लोग इस बंगले को अभिशप्त बंगले या भूत बंगले के नाम से पुकारते थे। कोई इसमें रहने को तैयार नहीं था। यह सालों तक बिना बिके खाली खड़ा था, जबकि इसका मालिक इसे बहुत सस्ती कीमत पर बेचने को तैयार था। अली पीटर जॉन के मुताबिक जब अभिनेता राजेंद्र कुमार को इस बंगले के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे खरीदने का फैसला कर लिया। उन्होंने मशहूर फिल्मकार B.R. चोपड़ा के पास जाकर कहा कि वो न सिर्फ उनकी फिल्म कानून, जिसमें गाने नहीं थे, कानून बल्कि 2 और फिल्मों में काम करने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें उनकी फीस एडवांस में दे दी जाए। कुछ सोचकर B.R. चोपड़ा ने राजेंद्र कुमार को करीब 90,000 रुपए दे दिए। राजेंद्र कुमार ने भूत बंगले के नाम से मशहूर वो बंगला 60,000 रुपए में खरीद लिया। इसके बाद राजेंद्र कुमार के करीबी दोस्त अभिनेता मनोज कुमार ने उन्हें सलाह दी कि वो इस घर में दाखिल होने से पहले एक विशेष पूजा करवाएं। राजेंद्र कुमार ने ऐसा ही किया। इस बंगले में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर इस घर का नाम डिंपल रखा। कहते हैं कि इस घर में राजेंद्र कुमार की किस्मत बदल गई। जिस दौर में वो इस बंगले में रहे वो उनका सबसे सुनहरा दौर बन गया। उनकी ज्यादातर फिल्में जुबली बनाती थीं, बाद में जिसकी वजह से उन्हें जुबली कुमार भी कहा जाने लगा। वो हिंदी सिनेमा के बड़े स्टार बने और फिर कुछ साल बाद ये बंगला छोड़कर पाली हिल इलाके के अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गए। कार्टर रोड का ये बंगला जो राजेंद्र कुमार के बेहतरीन दौर का गवाह था, अब एक नए मालिक का इंतजार कर रहा था। इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराने वाला था। राजेश खन्ना को समंदर बेहद पसंद था और एक समंदर के रुख वाला घर खरीदने का उनका पुराना सपना था। यह बंगला उनके अपने सपने के बेहद करीब लगा। उन्होंने राजेंद्र कुमार से इस बंगले को खरीदने का मन बना दिया, लेकिन इस सौदे के लिए उन्हें काफी पैसों की जरूरत थी। इन्हीं दिनों मद्रास से एक निर्माता MM चिन्नप्पा देवर बंबई आए। वो हिंदी फिल्म बनाना चाहते थे और अपने स्टोरी आइडिया के साथ वो राजेश खन्ना से मिलने में कामयाब हो गए। ये एक आदमी और उसके पालतू हाथियों की कहानी थी। इसे पहले तमिल में बनाया जा चुका था और फिल्म साइन करने के बदले देवर ने राजेश खन्ना को मोटी रकम देने की पेशकश की। राजेश खन्ना को बंगला खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी, सो देवर के ऑफर को वो ठुकरा ना सके। राजेश खन्ना के साथ फिल्म त्याग में काम कर चुके अभिनेता और टेलीविजन प्रोड्यूसर धीरज कुमार बताते हैं कि उन दिनों पूरी इंडस्ट्री में शोर था कि काका ने फिल्म के साइनिंग अमाउंट के तौर पर 5 लाख रुपए लिए हैं। उस दौर में यह बहुत बड़ी रकम थी। हमने तो 5 लाख रुपए कैश देखे तक नहीं थे। एक दिन फेमस स्टूडियो में शूटिंग के दौरान काका ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक सूटकेस दिखाकर बोले कि इसे खोल कर देखो। मैंने देखा तो हैरान रह गया। अंदर नोट भरे हुए थे।
मैं हैरत में था और काका सामने अपने खास अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। वो बोले, पूरे 5 लाख हैं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने वो रुपए सिर्फ मुझे ही दिखाए। वो कई दिन तक रुपयों से भरा सूटकेस साथ लाते रहे। कई लोगों को कमरे में बुलाकर उन्होंने उस सूटकेस खोलकर दिखाया। वो खालिस पंजाबी थे। उनकी नज़र में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। कोई उनकी तारीफ करता था तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कुछ दिन के बाद जब निर्माता MM चिन्नप्पा देवर ने उन्हें स्क्रिप्ट भिजवाई तो उसे पढ़कर राजेश खन्ना को पसीना आ गया। स्क्रिप्ट पढ़कर उन्हें लगा कि अगर इस पर फिल्म बनी तो वो फिल्म बुरी तरह पिट जाएगी। इन पलों में उन्हें स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान और जावेद अख्तर की याद आई, जिन्होंने सिप्पी फिल्म्स की अंदाज में उनके लिए एक बेहद खास रोल लिखा था जो बेहद मशहूर हुआ था। सलीम खान मुस्कुराते हुए उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि ये फिल्म साइन करते वक्त उन्होंने बहुत पैसा ले लिया था। बाद में जब स्क्रिप्ट पढ़ी और देवर की पिछली तमिल फिल्में देखी तो फिर घबरा गए। मुझे बुलाया और बोले कि ये स्क्रिप्ट बिल्कुल बेकार है, मैं इस स्क्रिप्ट को वापस कर देता लेकिन पैसा बहुत ले चुका हूं। उस वक्त शायद उन्हें मकान और गाड़ी खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। उन्होंने पैसे बढ़ाकर लिए थे, शायद 9 लाख रुपए लिए थे उन्होंने, और जो उस वक्त की मार्केट प्राइस से एक तरीके से काफी ज्यादा थे। 4 लाख रुपए तकरीबन ज्यादा थे मार्केट प्राइस से, जो राजेश खन्ना की मार्केट वैल्यू थी। और 5 लाख रुपए उन्होंने बतौर साइनिंग अमाउंट लिया था। बाद के दिनों में जावेद अख्तर ने इस घटना का जिक्र करते हुए एक न्यूज चैनल को दिया अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने वो स्क्रिप्ट पढ़ी और राजेश खन्ना ने कहा कि हमारी एक शर्त है। राजेश खन्ना से जावेद अख्तर ने कहा, हमारी एक शर्त है कि हमें इसमें जितने बदलाव करने हैं उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। उस स्क्रिप्ट पर MGR के साथ पहले एक तमिल फिल्म बन चुकी थी। राजेश खन्ना बोले, कुछ भी करो लेकिन मुझे बचाओ। तो हमने उस कहानी में 4 हाथियों को छोड़कर बाकी पूरी स्क्रिप्ट बदल दी। इस हद तक कि बाद में हिंदी वर्जन पर अलग से एक और तमिल फिल्म बनी। इस फिल्म का नाम रखा गया हाथी मेरे साथी। सलीम जावेद ने राजेश खन्ना की इमेज के हिसाब से स्क्रिप्ट पर जमकर काम किया। सलीम जावेद उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे और स्क्रिप्ट राइटर्स की ये जोड़ी उन्हें पसंद आने लगी। सुपर स्टारडम हासिल करने के तकरीबन 1 साल के भीतर ही राजेश खन्ना ने अपना ख्वाब पूरा कर लिया, एक सी फेसिंग बंगले का ख्वाब। उन्होंने अपने पिता चुन्नीलाल खन्ना से बंगले का नाम रखने को कहा। राजेश खन्ना के माता पिता अचानक मिली इस बेमिसाल कामयाबी से बेहद खुश थे, लेकिन उनकी मां को अक्सर ये डर भी लगा रहता था कि कहीं उनके बेटे को किसी की नजर न लग जाए। 80 के दशक में राजेश खन्ना के साथ फिल्म अवतार में काम कर चुके हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ अभिनेता सचिन पिलगांवकर बंगले के नामकरण से जुड़ा एक दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि काका जी के पिता ने बंगले का नाम आशीर्वाद रखा और इसके पीछे ये सोच थी कि उनका बेटा हमेशा आशीर्वाद के साए में रहेगा। वो बोले कि अगर जतिन से जलने वाला उसे खत में गाली देगा या बुराई लिखकर भेजेगा, तब भी पते के रूप में उसे राजेश खन्ना आशीर्वाद तो लिखना ही पड़ेगा। यानी राजेश खन्ना को अपने घर आने वाले हर खत, हर संदेश के जरिए आशीर्वाद मिलता रहेगा। फिल्म इंडस्ट्री के करीबी लोगों की मौजूदगी में एक विशेष पूजा और हवन के बाद बड़े धूमधाम से राजेश खन्ना अपने बंगले आशीर्वाद में दाखिल हुए, जो पहले डिंपल था। बेहद भावुक उन्होंने इंडस्ट्री में अपने एक करीबी निर्माता निर्देशक से भावुक होकर कहा कि आज मैं अपने घर आ गया हूं और ये सब चाई जी की दुआओं का असर है। चाई जी यानी कि राजेश खन्ना की मां। आशीर्वाद के अंदर सुपरस्टार की जिंदगी और जमाने की नजरों के बीच ऊंची दीवारें थीं। उस जमाने के कुछ फिल्म पत्रकार बताते हैं कि आमतौर पर सिर्फ राजेश खन्ना की करीबी कही जाने वाली पत्रकार देवयानी चौबल को ही आशीर्वाद में पहुंच हासिल थी। देवयानी पर किताब लिख रही फिल्म समीक्षक और लेखक सुपर्णा शर्मा बताती हैं कि देवी राजेश खन्ना की दोस्त और राजदार बन गई थी। वैसे भी उस दौर में आप स्टार से सीधे संपर्क कर सकते थे। तब आजकल की तरह आपको पूरी PR मशीनरी से नहीं गुजरना पड़ता था। जहां तक फिल्म पत्रकारिता का सवाल है, वो वाकई बेहतर समय था।
देवयानी ये दावा करती थीं कि उसने अकेले अपने दम पर राजेश खन्ना की असाधारण इमेज को बढ़ावा दिया है। हर हफ्ते देवयानी का कॉलम राजेश खन्ना के इर्द गिर्द घूमता था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, ये सब बातें इस अंदाज में कही जाती थीं जिससे ये इशारा मिले कि सुपरस्टार और उनके बीच कोई खास रिश्ता है। अपने एक लेख में देवयानी का जिक्र करते हुए मशहूर लेखिका नमिता गोखले ये बात लिखती हैं। नमिता उस दौर में मशहूर फिल्म पत्रिका सुपर प्रकाशित करती थी और उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना और देवयानी चौबल की दोस्ती को लेकर काफी बातें होती थी। कई लोग देवयानी को उनकी स्वघोषित प्रेमिका बताते, कुछ लोग एक दीवानी फैन, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि वो राजेश खन्ना के स्टारडम को चमकाने का एक मोहरा भरती। देवयानी और राजेश खन्ना के खास रिश्ते का जिक्र करते हुए सुधीर गाडगिल एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। सुधीर के मुताबिक जब यह घटना हुई वो देवयानी के साथ थे। उन दिनों राजेश खन्ना बंबई के पास लोनावला में शूटिंग कर रहे थे और एक सुबह मैं और देवयानी उनकी शूटिंग कवर करके निकले। पूरे रास्ते देवयानी राजेश खन्ना के बारे में ही बात कर रही थी, इसलिए मौका देखकर मैंने उनसे वो सवाल पूछ लिया जो उन दिनों हर कोई पूछना चाहता था, क्या राजेश खन्ना के साथ आपका अफेयर चल रहा है? देवयानी ने मेरी तरफ देखा और फिर हंस पड़ी। फिर वो बोली, क्या मैं तुझे बता दूं कि हमारा असली रिश्ता क्या है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि वो राजेश खन्ना की प्रेमिका या पत्नी से कहीं ज्यादा है। मैं उसके लिए सब कुछ हूं, वो मेरा बच्चा है, मैं उसकी मां की तरह हूं। देवयानी की बात मेरी समझ में नहीं आई, फिर भी मैं मुस्कुरा दिया। उस दिन दोपहर को शूटिंग पर हम सब साथ में लंच कर रहे थे। हमने पीली दाल, चावल और सब्जी खाई। राजेश खन्ना भी अपने हाथों से दाल चावल खा रहे थे। खाने के बाद कुछ दाल उनके हाथों पर लगी रह गई। मैंने खुद देखा कि देवयानी के पास आए और किसी बच्चे की तरह उसकी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह और हाथ साफ किया। देवयानी उसी पल मेरी तरफ देखकर बोली, देखा ना तूने, ये रिश्ता है हमारा। सुधीर गाडगिल एक और दिलचस्प बात बताते हैं। सुधीर का कहना है कि उन्होंने कई बार देखा था कि राजेश खन्ना अक्सर अपने आलीशान बंगले की टेरेस पर खड़े होकर सामने समंदर में उठती गिरती लहरों को देखा करते थे। इन पलों में वो जैसे किसी गहरी सोच में डूबे नजर आते थे। उनके नए बंगले के लिए बधाई देने वालों और मुलाकात के लिए आए सैकड़ों लोगों की भीड़ नीचे कमरे में बैठी रहती थी। इनमें कई निर्माता निर्देशक थे जो उनकी हाँ के इंतजार में स्क्रिप्ट के साथ तैयार थे। कुछ पत्रकार भी थे जो हर रोज इस उम्मीद से आते थे कि उन्हें बस काका का इंटरव्यू मिल जाए। वो कमरा जिसमें बैठकर वो उनका इंतजार करते थे वो उनकी तस्वीरों और ट्रॉफी से सजा हुआ था। सुधीर के मुताबिक इंतजार कर रहे लोगों से बेखबर राजेश खन्ना बहुत देर तक समंदर को देखते रहते थे। क्या इस समय वो अपनी बेहद व्यस्त जिंदगी के बीच कुछ आराम के पल तलाशते थे? यह नीचे इंतजार कर रहे लोगों को अपने स्टार पावर का एहसास कराने का तरीका था। यह अपने विशाल स्टारडम के बावजूद कोई और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही थी। ये सारे सवाल राजेश खन्ना के आसपास इर्द गिर्द रहने वालों के बीच अक्सर घूमते रहते थे, लेकिन देवयानी चौबल ये दावा करती थीं कि वो राजेश खन्ना को सबसे ज्यादा जानती हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।